May I come in, sir? यस, आइए। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए Good बैठिए afternoon. बैठिए। Thank you, sir. आपका नाम दिव्या है? Yes, sir. आपका पहला अटेम्प्ट है? Yes, sir. ग्रेट। तो दिव्या, अपने बारे में कुछ बताइए, ऐसी 5-6 महत्वपूर्ण बातें जिनसे हम आपसे बात कर सकें। सर, जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की है। और एक सिविल सर्वेंट बनने के क्रम में मेरा पहला प्रयास है। ठीक है। आपके विषय क्या थे ग्रेजुएशन में? सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और यूपीएससी में क्या विषय लिया आपने? हिंदी लिटरेचर। वो तीनों विषय खराब लगे आपको? नहीं सर, खराब लगने वाली बात नहीं है। एक 12th के बाद मेरे पास साइंस ही थी, तो उसके बाद। लेकिन सर, सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए मैंने हिंदी इसलिए भी चुना है क्योंकि मैंने कुछ सीनियर से बात की और सर मुझे सिलेबस देख के ये लगा कि शायद मैं अच्छे से कवर कर लूँगी और स्कोरिंग भी है, तो इस वजह से। अच्छा, तो ये प्रैग्मेटिक फैसला है, कॉस्ट बेनिफिट के बेस पे लिया हुआ। जी। ठीक है। और आपको कोई रुचि भी है? आपने बताया नहीं। हॉबीज में जी। सर, घूमर डांस, सिंगिंग एंड सर टॉकिंग विद माय मदर। अच्छा, अपनी मदर से बात करना आपकी रुचि है। गुड। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं जो पेरेंट्स से बात करें, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मम्मी से बात करके आपको ये नहीं लगता कि उनकी जनरेशन की बातें आपकी जनरेशन से काफ़ी अलग हैं? नहीं सर, मैं मम्मी से जब बात करती हूँ तो मेरा फोकस तो मुख्यतः उनकी हेल्थ को लेके होता है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और मम्मी सिंगल पेरेंट है, तो इस वजह से उनका स्ट्रेस दूर करना। और मुझे लगता है सर, घर की बातें हम कर लेते हैं, ऐसा डिफरेंस। फिर ये रुचि है या जिम्मेदारी है? सर, दोनों चीज़ें। रुचि भी है और मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ कि उनका स्ट्रेस दूर करूँ। और आपका होम स्टेट हरियाणा है और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दी होगी? यस सर। है ना? ठीक है। तो दिव्या, ये बताएं आपके नाम का मतलब क्या है और ये नाम आप पर कैसे सूट करता है? सर, मेरे नाम का मतलब है डिवाइन लस्टर और ब्रिलियंस। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी स्कूलिंग में और उसके बाद अपने कॉलेज में और अपने जो भी प्रयास है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, ब्रिलियंस को हासिल करने की कोशिश की है। आप जो हिंदी साहित्य पढ़ती हैं उसके पाठ्यक्रम में भी एक उपन्यास है, उसका नाम भी दिव्या ही है। यस सर। और उस उपन्यास में वो जो दिव्या है और जो उसका मित्र मारिश है, वो बार बार कहते हैं कि स्त्री का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है। क्या मतलब है इस बात का और क्या आप इस बात से सहमत हैं आज के ज़माने में? सर, मारिस का इससे मतलब है कि नारी को प्रकृति ने जो सर कर्तव्य दिया है सृष्टि को आगे बढ़ाने में, उसको वहीं अपना के चलना चाहिए। और सर, जो निर्वाण का मार्ग है वो नारी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है। और सर, मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि सर, लेकिन जेंडर इक्वलिटी के साथ सर। जैसे हमारे देश में 2 महिला राजनेता इस समय ऐसी मैं सोच पा रहा हूँ जो बहुत योग्य हैं, उन्होंने बहुत महान काम किया पर विवाह नहीं किया, परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। ममता जी हैं, मायावती जी हैं। क्या हम उनके योगदान को शून्य मान लें क्योंकि उन्होंने सृष्टि के रास्ते को आगे नहीं बढ़ाया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। सर, हर महिला की अपनी ये पर्सनल चॉइस है। और सर, राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने इतना अच्छा किया है, तो हम सिर्फ सृष्टि को आगे ले जाने के बेस पे कहीं किसी महिला का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप ये बताएं कि हरियाणा में आजकल बहुत सारे जो विवाद चल रहे हैं, उनमें से एक विवाद तो चंडीगढ़ को लेकर है। यस सर। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि भाई, जब सारी यूटीज़ में हमारे ऑफिसर्स हैं, जो AG-MUT कैडर के ऑफिसर्स हैं, वो हर जगह हैं। दिल्ली में हैं, मतलब गोवा में जो पहले की यूटी था वहाँ भी हैं, लक्षद्वीप में हैं, अंडमान निकोबार में हैं, अब जम्मू कश्मीर में भी हैं, लद्दाख में भी हैं। तो चंडीगढ़ को अलग से लाट साहब बनने का क्या मतलब है कि उस यूटी में ऑफिसर्स हरियाणा पंजाब कैडर के होंगे? क्यों होंगे? तो केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब से हम चंडीगढ़ में भी AG-MUT कैडर के ऑफिसर नियुक्त करेंगे। पंजाब सरकार इस बात पे भड़की हुई है, हरियाणा सरकार भी उतना नहीं भड़क सकती क्योंकि सरकार उसी पार्टी की है, लेकिन वो भी नाराज बीच में दिखते हैं। आपकी राय में क्या होना चाहिए? चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे चलना चाहिए? सर, चंडीगढ़ एक यूटी है, तो ये केंद्र सरकार का दायित्व और उसके जुरिस्डिक्शन में आता है कि अगर वो चाहे तो सर, जो आगमुट के कैडर है वो चंडीगढ़ में नियुक्त कर सकती है।
लेकिन जिस टाइम समझौता हुआ सर, उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि चंडीगढ़ और पंजाब के ऑफिसर्स ही वहाँ काम करेंगे। तो अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पे आगमुट कैडर के ऑफिसर्स जाएं, तो सर ऐसा फैसला लेने में कोई मुझे बुराई नहीं लगती। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि फेडरलिज्म का सम्मान करते हुए इसमें राज्यों से भी संवाद होना चाहिए, एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए? हाँ सर, एक तरफ फैसला नहीं होना चाहिए इसमें। सर हरियाणा और पंजाब के राज्यों की भी सहमति ली जा सकती है, क्योंकि एक बार इनसे सहमति लिए बिना 3 बिल पास किए थे, फिर क्या हुआ था फिर देखा ही है 2 साल में। तो संवाद की प्रक्रिया रहे तो बेहतर ही होगा, है ना? ये बताओ कि पीएनडीटी एक्ट क्या था और उसे चेंज करके पीसीपीएनडीटी एक्ट क्यों बनाया गया था, और इसमें हरियाणा की क्या भूमिका है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है। अभी आपने जवाब दिया था, आपने खुद जिक्र किया, एक्ट का नाम नहीं बोला बस। हाँ सर, मुझे पता है सर, प्री कंसेप्शन के लिए हाँ, वो सर पीएनडीटी में ये था कि जो सर क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर पीसीपीएनडीटी। किसी की भी बता दीजिए पीएनडीटी की, क्योंकि पीसी में तो सिर्फ पीसी जोड़ा है, वो आपने बता दिया प्री कंसेप्शन। याद नहीं। कोई बात नहीं, बताइए इसमें था क्या? सर इसमें ये था कि सर किसी भी गर्भवती महिला के सर गर्भ के सर लिंग के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो ये पीएनडीटी एक्ट में था। यस सर। ठीक है, इसमें था कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग निर्धारित नहीं किया जाएगा। फिर ऐसा कुछ हुआ कि एक्ट चेंज करके पीसीपीएनडीटी करना पड़ा, प्री कंसेप्शन एंड जो पीएनडीटी है वो करना पड़ा। क्या वजह थी? इसकी वजह हरियाणा पंजाब में ही नहीं थे सर, लगातार सेक्स रेशो कम हुआ। नहीं तो प्री कंसेप्शन का मतलब क्या है इसमें? अच्छा, एमटीपी एक्ट क्या है और ये कब आया था? सर मेरे को डेवलप्ड राज्यों में जो महिला या मादा भ्रूण है उसकी हत्याएं ज़्यादा होती हैं। ओडिशा जैसे राज्यों में जहाँ डेवलपमेंट उतना नहीं है, या झारखंड में, वहाँ मादा भ्रूण की हत्याएं कम होती हैं। क्या ये मान सकते हैं कि डेवलपमेंट और महिला समाज के बीच में विरोध का संबंध है? सर ऐसा तो नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट और महिला विरोध के बीच में संबंध है, क्योंकि सर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उनमें महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति है। तो 3 ऐसी तकनीकें बताइए जिनके विकास से महिलाओं को फायदा हुआ हो, और 3 ऐसी तकनीकें जिनके विकास से महिलाओं को नुकसान हुआ हो। सर महिलाओं को नुकसान तो एक सर इसी से हुआ है, जैसे हम प्री कंसेप्शन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन जैसे हाँ मान सर, लेते हैं। हाँ सर, इनसे महिलाओं को नुकसान। और सॉरी सर। अच्छा, फायदा बताइए, ऐसी 2-3 तकनीकें जिनसे महिलाओं की जिंदगी बहुत आसान हो गई। सर एक तो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, रेफ्रिजरेटर। और दूसरा वॉशिंग मशीन। हाँ, बहुत सुंदर। और बताएं। और सर कुकिंग गैस। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपके गांव में ये सब चीज़ें पहुंच गई हैं? यस सर। पहुंच चुकी हैं। आप जैसे बेटी हैं और अपनी माँ से बड़ा संवाद करती है, तो मुझे हिंदी साहित्य में ऐसे 2-3 रचनाओं के नाम बताइए जहाँ बेटी का पर्सपेक्टिव आया हो, चाहे बेटी की ओर से कुछ कहा गया हो, चाहे बेटी के बारे में कुछ कहा गया हो। निराला की है सर, सरोज स्मृति, उसमें है। बेटी के ऊपर लिखा गया है। और दूसरा सर नागार्जुन ने लिखा है सर, प्राइवेट बस का ड्राइवर, उसमें कविता का नाम क्या है? कविता का नाम नहीं सर, कविता का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है सर। गुलाबी चूड़ियां नाम है उस कविता हाँ का। सर। क्या है उसमें, क्या लिखा गया है? कि सर एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है, उसने अपने गियर के ऊपर अपनी बेटी की गुलाबी चूड़ियां टांग रखी। ठीक है, 2 हुए। कोई और संदर्भ, कोई ऐसी कविता जहां पर बेटी के दर्द को व्यक्त किया गया हो, या बेटी ने अपने पिता से कहा हो कि मेरे दर्द को भी ध्यान दो? सर वो अमीर खुसरो ने लिखा है, काहे को ब्याधी विदेश। क्या है, पंक्ति सुनाइए। काहे, आप तो गाती भी है ना, गा के सुनाइए। काहे को ब्याधी विदेश, सुन बाबुल मेरे, मैं तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हाँ की हूँ की जाऊं रे विदेश, सुन बाबुल मेरे। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप सफल हो जाएंगी, आईएएस बन जाएंगी, तो लोग आपको ना भगवान की तरह पूजेंगे आपके गांव में, और वहाँ बहुत सारी बच्ची आपके पास आएंगी कि दीदी हम कैसे जीवन जिएं, क्या करें जीवन में। तो मान लीजिए कि आप गांव गई और वहाँ 3-4 लड़कियाँ आपसे मिलने आई जिनकी उम्र 17, 18, 19 साल है, और वो कह रही हैं कि दीदी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, शादी करने का दबाव है, इतना ही पूछा जा रहा है कि तुम किससे शादी करोगी 3-4 ऑप्शंस में से, तो कैसे चुने? और आपको ये बताना है उनको कि हस्बैंड चुनने का सही क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो चीज़ें हैं ऑप्शन के तौर पे, एक है कि कोई व्यक्ति विनम्र है या नहीं, एक है वो समझदार है या नहीं, एक ज़िंदगी में सफल है या नहीं, चौथा वो स्वस्थ और सुंदर
आकर्षक है या नहीं, और पांचवा ये कि वो अपने ही धर्म और जाति का है या नहीं। इन 5 में आप किस ऑर्डर में प्रेफरेंस देंगी स्पाउस सिलेक्शन के प्रोसेस को? सर सबसे पहले तो वो 17-18 साल की हैं, तो मैं कोशिश करूंगी। अच्छा 21 साल की हैं, छोड़ो ना, ठीक है, उस पर जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ इस पर रहना है। 5 क्राइटेरिया हैं, आपको उनकी सीक्वेंसिंग बतानी है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मैं दोहरा देता हूँ, आप भूल गए होंगे इस बीच में, या याद है पांचों? सर विनम्र है या नहीं, नंबर 1 समझदार, विनम्र, नंबर 2 समझदार, स्वस्थ और आकर्षक। हाँ ये तीसरा एक ही है, मतलब स्वस्थ आकर्षक। हाँ, 4th है जाति और धर्म जाति का। धर्म हमारा ही है। और 5वां कौन सा था? 5वां है कि सफल, जीवन में सफल है, मतलब पैसा और वो सब, शोहरत, समृद्धि, वो सब चीजें। सर पहला प्रेफरेंस होएगा समझदार वाला, ठीक है। दूसरा प्रेफरेंस होएगा विनम्र वाला, ठीक है। तीसरा सर स्वस्थता, ठीक है। और सर 4th होएगा, ये लास्ट वाला था सर, सफल। सफल, जिंदगी में सफल है या नहीं। नहीं सर। इन्हें कुछ समझदार हो, स्वस्थ हो, लेकिन बेरोजगार तो चलेगा? नहीं सर, पेपर से हायर की। ठीक है दिव्या, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, धन्यवाद, जा सकते हैं। क्या हाल है? क्या सर? क्या हाल है आपका? हाल चाल ठीक है? कैसा लगा इंटरव्यू देकर? सर ठीक था, कहीं कहीं। कहीं कहीं ठीक था? नहीं सर, कहीं कहीं और पढ़ना है अभी। अच्छा, तो कितने मॉक इंटरव्यू आप दे चुकी हैं अभी तक? सर 7th है ये, ठीक है। तो किसी संस्था का नाम मत बोलिएगा, वैसे बताइए कि बाकी जगह क्या रहा रिस्पॉन्स आपका, फीडबैक? सर अच्छा ही था, है ना? इसमें दुखी होने की क्या बात है, अच्छा था तो खुश होकर बोलिए अच्छा था। अच्छा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। पहली बार में मसूरी का टिकट कटा हुआ आपका, बस औपचारिकता बाकी है। ठीक है, देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेस जनरली बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि आपने जो सैंडल पहना वो शायद ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये शाइनिंग वाला मत रखिए, थोड़ा सिंपल रख लीजिए। वैसे भी बैठने के बाद दिखना भी नहीं है वो, लेकिन सिंपल रखिए, ठीक है। रिस्ट वॉच में आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है? थोड़ा सा वो फ्लैशी लग रहा है। वहाँ पे मैम पहने नहीं देती। हाँ, शायद। बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। बैठने का तरीका भी एकदम ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने आपसे पूछा तो आपने अच्छा बताया, लेकिन इंट्रोडक्शन जब देना तो हॉबीज वगैरह खुद ही बोल दीजिए पहले ही। ओके सर। उनको इतनी बातें सुनने को मिल जाएं कि फिर ज़्यादा डेफ देखना ना पड़े, उसी में से बात समझ में आए, ठीक है। दिव्या को लेकर सवाल थे, वो भी ठीक थे, नॉवल वाला भी, फिर सुश्री मायावती, ममता बनर्जी वाला भी आपने अच्छा जवाब दिया, चंडीगढ़ भी ठीक था। फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने मेंबर से पूछा, सबसे, सभी मेंबर्स की राय ये है कि जनरली आपकी तैयारी अच्छी है, तरीका अच्छा है बात करने का। जहाँ दिक्कत है, 3-4 दिक्कतें हैं छोटी छोटी। एक तो है कि जहाँ वो स्टैंड लेती है ना, तो बहुत दबाव में मत आइए। जैसे हरियाणा के मामले में स्टैंड दीजिए कि हाँ हमारे राज्य में महिला के मामले में तरक्की हो रही है, काफ़ी तेज़ तरक्की हो रही है, और जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं वो कोट कीजिए वहाँ। और जो स्टैंड लिए दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्टैंड आमतौर पर बड़े अच्छे हैं, रीजनेबल हैं, रैशनल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, करंट अफेयर्स, विशेष रूप से हरियाणा के बारे में जो डेटा है लेटेस्ट, वो टिप्स पे होना चाहिए एकदम। उसमें ये नहीं कहना सर हाँ आया था सर अभी देखा नहीं, टिप्स पे एकदम ऐसे, ठीक है। और एक जनरल रिवीजन अगर टाइम है, कब है इंटरव्यू आपका यूपीएससी में? 27 को है ना, 5 दिन है। तो अगर समय मिले तो एक बार तेजी से जो करंट अफेयर साइंस टेक वगैरह के भी है ना, वो सब देख लीजिए। इसलिए नहीं कि वो पूछेंगे, कई बार पता होने से आप किसी प्रश्न के सुझावों में कुछ अच्छे पॉइंट्स जोड़ पाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बातें ज़्यादा हैं। अच्छी बातें जो हैं, सबसे पहले ये है कि आपके पास लगभग हर सवाल का जवाब है। कई बच्चे चुप हो जाते हैं बीच बीच में, आप बोल रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात है कि आपकी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। कई बच्चे ना बहुत लो बोलते हैं, उनको बोलना पड़ता है बार बार, थोड़ा तेज़ बोलो, ऊंचा बोलो, नहीं समझ में आ रहा। आपकी आवाज़ एकदम मतलब ऑडिबल है और हम सुन पा रहे हैं, बढ़िया से, अच्छे से आ रही है आवाज़। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी उम्र बहुत कम है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। जब पहला अटेम्प्ट होता है, उम्र कम हो किसी बच्चे की, तो मेंबर्स को पहले से एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है कि इस बच्चे ने पहली बार में यहाँ तक एंट्री की है, तो उसको सफल होना चाहिए। तो ये बेनिफिट तो है ही। एनालिसिस आपका अच्छा है, 10 में से 7 प्रश्नों में ऐसा दिख रहा है कि आपने ठीक एनालिसिस किया हुआ, तैयारी की हुई है। एक जगह रैंडम आता है तो भी आपकी स्किल्स ठीक है एनालिसिस की। जैसे मैंने लास्ट में सवाल पूछा था ना, विनम्रता, समझदारी, तो स्किल्स आपकी ठीक है वहाँ भी, और वेल प्रिपेयर्ड आप हैं।
ऑनेस्ट डिफेंस है। सॉरी आपने कम से कम 15 बार बोला होगा और आपका सॉरी चुभता नहीं है। 10-12 बार तो हम सबसे बुलवाते हैं सॉरी, ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा बोल दिया, सब बोलते हैं। और किसी किसी को सॉरी बोलते हुए लगता है कि बस रो ही पड़ेगा। आपका सॉरी बड़ा ईमानदार सा है और मतलब आपको सॉरी में भी 2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं, कम नहीं हो रहे नंबर उससे। कहने का भाव ये है। तो सॉरी आप ठीक बोल रही हैं, वैसे बोलिए। और एक खास बात है कि थोड़ी सी रॉनेस जिसको बोलते हैं ना, कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आई हैं, तो वो दिख रहा है भाषा से, जो कि अच्छी बात है। उच्चारण में मुझे नहीं पता कि इतने कम टाइम में आप कर पाएंगे या नहीं, पर मैं आपको कुछ संकेत कर रहा हूँ इस सेंस में कि अगर आप कुछ करना चाहें तो कर लें, ना कर पाएं तो तनाव मत लीजिएगा। जो एक ट्रेंड है वो ये है कि आप ज को ज बोलती हैं कई जगह, ठीक है। जैसे जंग शब्द है, आपने जंग बोला उसको, एज को एज बोला, बावजूद को बावजूद बोला, जानकारी को जानकारी, निजी को निजी, प्रजा को प्रजा। अच्छी बात है कि आपको ज और ज दोनों बोलने आते हैं। कहीं कहीं आप कंफ्यूज हैं कि ये ज होगा कि ज होगा, है ना। तो एक बार ऐसे 20-25 शब्दों की लिस्ट बना लीजिए, 2 बार बोलने का अभ्यास कर लीजिए, ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है। गलती हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। एक शब्द है ऑनेस्ट, HONEST, आप उसको हॉनेस्ट बोलती हैं। अगर आपकी आदत में है तो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे भी पता लगता है कि आप बहुत लंबे समय शहर में रह के नहीं आए हैं। गांव का जो गांवपन है वो बना हुआ है, बचा हुआ है, उसकी वैल्यू है। लेकिन ऑनेस्ट बोल सकती हैं तो ऑनेस्ट बोल लीजिए उसको। स श में आप सब जगह ठीक बोलती हैं, एक जगह आपने अशोक को अशोक बोल दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि आप स और श में अंतर नहीं कर पा रही हैं, आपको आता है करना, तो अशोक को अशोक कर लीजिएगा, हो पाए तो। एक जगह आप दबाव में थी, आपने कहा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि पहले से दिमाग में रहेगा तो शायद आप वहाँ इसको पहले ही भाप जाएंगे और ऐसी गलती नहीं करेंगे। इन गलतियों से आपका नंबर कट नहीं रहा है, लेकिन हाँ, ये ना हो तो शायद थोड़ा सा और अच्छा होगा। कितने अंक मिलने पे आप IAS बन जाएंगे इस बार? सर मीन्स तो अच्छा हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खतरनाक, आग लगा दी मतलब आपने? सर ऑप्शनल में लगा दी। आग लगा दी ऑप्शनल में। कितने नंबर आ जाएंगे? सर कुछ गलत नहीं हुआ है, और अरे बाप रे एक बाप। व्याख्या तो सर मैंने सर वो अच्छे से पता नहीं था तो घुलमुल करा है। कोई बात नहीं। अगर 300 के आसपास ऑप्शन में आ जाए, GS भी ठीक हुआ है सर, इथिक्स अच्छा हुआ है बहुत, और ऐसे भी बहुत अच्छा हुआ तो है। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अगर आपको 180-185 आ गए तो IAS का चांस बन सकता है। आपकी आज की परफॉर्मेंस के बेस पे हमारा अनुमान, संयुक्त अनुमान ये है कि आप 185 प्लस हैं, चिंता वाली बात नहीं। अभी मिठाई शुरू मत कर दें खाना, नहीं सर, UPSC का भरोसा नहीं होता अभी एकदम, है ना। अच्छे से तैयारी करो, 5 दिन रिवाइज करो, इंटरव्यू दो, जब कुछ बढ़िया हो जाए तो मिठाई खिला देना हमको, ओके। ठीक है। ऑल द बेस्ट।